Hello class, welcome to Gaurav Academy YouTube channel. Please like and subscribe our channel. तो जैसा कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने बोर्ड क्लास की तैयारी को लेकर के एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाए थे, जिससे आपकी तैयारी में एक अच्छी शुरुआत हो सके। इसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 विज्ञान का लेसन 10 मानव आँख, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए अब वीडियो चैप्टर शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया जाए कि यह कोई पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है, यह एक रिवीजन सीरीज क्लास है। तो जो चैप्टर में महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है, जो बातें ध्यान रखा जाना चाहिए वही बातों का इसमें समावेश किया गया है तथा अन्य सभी तथ्यों को दूर कर दिया गया है। तो आप इसको नोट्स की तरह बना सकते हैं और एज इट इज़ लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और परीक्षा में भी लिख सकते हैं। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो मानव आँखों को समझने के सबसे पहले हमको समझना होगा एक कैमरा। जैसा कि एक कैमरा है, चीज़ों को देखता है, रिकॉर्ड करता है, फिर एक डिस्प्ले पे उसको हमें दिखाता है। तो सेम मनुष्य की आँख भी है। मनुष्य की आँख क्या करती है, कैमरे की तरह वीडियो को देखेगी, समझेगी, उसको रिकॉर्ड करती है और हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे कि कैमरे में बहुत अलग अलग प्रकार के अंग है, जैसे कि उसमें डिस्प्ले हो गया, लेंस हो गया। तो हमारी आँखों में भी अलग अलग लेंस है, कांच है। तो हमारे अंगों में वैसे ही सेम रेटिना, सूक्ष्ममंडल, ये सारी चीज़ें हैं। तो रेटिना में क्या होता है कि प्रकाश प्रवेश करेगा और एक प्रतिबिंब बनाता है और सूक्ष्ममंडल में उसका प्रतिबिंब दिखेगा और इससे हमारे मस्तिष्क को पता चल जाता है कि हमने एक्चुअल में क्या देखा है। आँखों के इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारा है अभिनेत्र क्षमता या समंजन क्या है, वो देखते हैं। तो अभिनेत्र क्षमता आप ऐसे समझ सकते हो कि कई कारण होता है कि जिसमें फोकस दूरी समायोजित होती है। चीज़ों को दूर देखना है, नज़दीक देखना है, उसी हिसाब से रेटिना सिकुड़ता है या तो फैलता है। तो जब जब हम दूर की चीज़ें देखते हैं तो हमारा रेटिना सिकुड़ जाता है ताकि प्रतिबिंब दूर का क्या हो सके, एकदम क्लियर बन सके। और जब हम नज़दीक की वस्तु देखते हैं तो हमारा रेटिना फैल जाता है ताकि उसमें प्रतिबिंब अच्छी तरह से बन जाए। तो नेत्रों की यही सिकुड़ना और फैलाव की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग समायोजित करने की जो मेन प्रोसेस है, इसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आँख हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, तो इससे जुड़ी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। कई लोगों को देखने में समस्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि उनकी दृष्टि में दोष उत्पन्न होना चालू हो गया है। उसी में सबसे एक महत्वपूर्ण समस्या है मोतियाबिंब की। मोतियाबिंब के अंतर्गत आपकी पुतली में एक सफ़ेद या दूधिया रंग का एक दाग पड़ जाता है, जिसके कारण से चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप एक वस्तु रखी गई है और आपके और उस वस्तु के बीच में एक पर्दा लगा दिया जाए, तो आपको उस वस्तु को देखने में समस्या उत्पन्न होगी। और इन्हीं समस्याओं के तहत आप समझ सकते हो कि मोतियाबिंब में जिस व्यक्ति को मोतियाबिंब होगा, उसकी पुतली पे एक सफ़ेद दाग जैसा देखने को मिलता है और इसके कारण से वस्तु को स्पष्ट रूप से वो देख नहीं पाता है। कई बार उनको कुछ कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं जब, और कई बार संपूर्ण वस्तु भी उनको नहीं दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि रेटिना पर जितने प्रतिबिंब बनेगा, जितने वस्तु के जिस भाग का, उतना ही भाग आप बहुत आसानी से देख सकते हो। उसके अलावा अन्य सभी भागों को देखने में आपको समस्या होगी। इस तरह के रोगों का इलाज आज के टाइम पे हो सकता है। मोतियाबिंब का इलाज संभव है, आप इसको चिकित्सा के द्वारा करा सकते हैं, ऑपरेशन करके या फिर अन्य अलग अलग इलाज की विधियों से इसको ठीक किया जा सकता है। आज के समय में इस समस्या का निवारण बहुत ही आसान है। हर एक आँख वाले हॉस्पिटल में इसका इलाज संभव है।
आँखों की समस्या में जो दूसरा सबसे बड़ा रोग हमारे सामने आता है वो होता है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं कि लोगों को देखने में तकलीफ़ होती है और ये आज के समय में सबसे कॉमन रोग है जो कि आजकल छोटे-छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। पहले के टाइम पे जो ज़्यादा उम्र के लोग थे उनको देखने में समस्या होती थी, लेकिन आज के टाइम पे छोटे-छोटे बच्चों को भी देखने में समस्या होती है। आप अपने आस-पास देख ही सकते हैं बहुत से लोग हैं जो चश्मे लगाकर घूमते हैं। इसका मतलब है कि उनको चीज़ों को देखने में ज़्यादा समस्या होती है। तो दृष्टि दोष के हिसाब से इसके 2 प्रकार हैं, एक निकट दृष्टिकोण और एक दीर्घ दृष्टिकोण। निकट दृष्टिकोण के अंतर्गत आप इसके नाम के ठीक विपरीत समझिएगा। निकट दृष्टिकोण में लोगों को दूर की वस्तु देखने में समस्या होती है, जबकि नज़दीक की वस्तु वो बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसके अंतर्गत जो रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बनना चाहिए था, वो प्रतिबिंब एग्जैक्ट रेटिना पे ना बन करके नीचे की तरफ बनता है और इसके कारण से उसकी एक आभासी चित्र ही हमको दिखाई देता है, वस्तु हमें एकदम धुंधली दिखाई देती है। इसके इलाज के लिए आपका आई टेस्ट करके एक उचित नंबर के अनुसार आपको एक चश्मा लगा दिया जाता है। चश्मे के कांच की वजह से वस्तु रेटिना पर एकदम परफेक्ट प्रतिबिंब बनती है और हम वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इसमें जो लेंस का यूज़ होता है वो एक अवतल प्रकार का लेंस है। अवतल और उत्तल दोनों लेंसेज आपको आगे वाले चैप्टर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। जब उसका रिवीजन करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से हम बता देंगे। आँखों की दृष्टि दोष के अंतराल एक दूसरा जो प्रकार है वो है दीर्घ दृष्टिकोण। आप इसके नाम से भी विपरीत इसका अर्थ है। दीर्घ दृष्टिकोण में लोगों को दूर की वस्तु बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नज़दीक की वस्तु देखने में उनको समस्या होती है। ये समस्या ज़्यादा करके हमको बूढ़े लोगों में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। जो एजेड लोग हैं, लगभग 45 प्लस एज वाले जो लोग हैं उनमें देखने को मिलती है। जैसे आपके घर में भी आपके पापा मम्मी ये सभी लोग चश्मा लगाते होंगे, तो उसमें आप देख पाइएगा कि उनको नज़दीक की वस्तु देखने में तकलीफ़ होती है और दूर की वस्तु वो एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो दूर दृष्टिकोण है वो ज़्यादा करके बच्चों में दिखाई देता है। छोटे छोटे बच्चों को दूर की वस्तु देखने में बहुत तकलीफ़ होती है, जबकि जो उम्रदार लोग होते हैं उनको नज़दीक की वस्तु देखने में समस्या उत्पन्न होती है। तो इसलिए दीर्घ दृष्टिकोण के अंतर्गत लोग नज़दीक की वस्तु नहीं देख पाते हैं और दूर की वस्तु बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं। अब इस दोष के निवारण के लिए जैसे उसमें अवतल लेंस था, तो इसका ठीक उल्टा इसमें हम लोग उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा चश्मे के नीचे एक कट मारा हुआ होता है और एक अलग से ग्लास जैसा जोड़ा होता है, वो एक उत्तल लेंस है और इसी से इसका दोष निवारण हो सकता है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और लगा हो कि हमने कुछ रिसर्च करके वीडियो बनाया है, मेहनत किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले सभी इंटरेस्टिंग और रिवीजन क्लास आप मिस ना कर सकें। और इसी दृष्टिकोण के दूसरे चरण में हमारा जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एक अलग किस्म का है। वो इसमें भी जुड़ा हुआ है रंग बिरंगी दुनिया। और दृष्टि मानव नेत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है वो है मानव नेत्र, उसके अंग और ये मोतियाबिंब। 2 मार्क्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। और 2 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है दृष्टि दोष। बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कोई एक दृष्टि दोष जरूर पूछा जाता है। कई बार वो निकट पूछते हैं और कई बार वो लोग दीर्घ पूछते हैं। तो इन दोनों में आपको खाली इतना ही लिखना है कि इनका अर्थ, इनमें कौन सा समस्या होती है और उसी के साथ साथ इसके निवारण के लिए इन्होंने कौन कौन से लेंस का यूज़ होता है। बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना लिख देने से आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। इसी क्रम में जो हमारा अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है तारों का टिमटिमाना। ये भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर आप रात के समय आसमान में जाकर देखेंगे तो आपको तारे जैसे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो जल बुझ रहे हों, टिमटिम टिमटिम करते रहते हैं। और दरअसल तारे टिमटिमाते नहीं हैं, वो अपनी जगह पे ही है, उनका प्रकाश भी सेम ही रहता है। लेकिन आपने जैसे पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि वायुमंडल में अलग अलग स्तर है ना। तो उन स्तरों से प्रकाश होकर हमारे दृष्टिकोण तक पहुंचती है, अलग अलग दिशा से होकर पहुंचती है। तो हमें जो नीचे से तारा दिखाई देता है वो उसका एक आभासी प्रतिबिंब है। तारा उससे नीचे की दिशा में रहता है। अब ये अलग अलग मंडलों से, वायुमंडल के अलग अलग जगह से होकर आती हैं। इसके कारण से कई बार इनके प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसके कारण से हमको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। एक्चुअल में तारा कभी भी टिमटिमाता नहीं है, वो खाली प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के नियम के कारण हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं।
अब इस क्रम में जो दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्रिज्म में से प्रकाश का परावर्तन। ये टॉपिक भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर भी कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। ये कुछ है नहीं, बस अगर आप एक कांच का प्रिज्म लें, एक त्रिभुज आकार का एक प्रिज्म होता है, अगर उसमें आप सफ़ेद लाइट पार करेंगे तो प्रकाश के परावर्तन के कारण जब दूसरी दिशा में प्रकाश निकलेगी तो उसमें 7 रंग में प्रकाश निकलते हैं, जिसमें सबसे ऊपर का कलर जो होगा वो हमेशा लाल होगा और जो उसके नीचे के कलर होते हैं वो हैं आपके बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो किसी का दृष्टिकोण है वो है लाल का। ये रंग आप दूर से ही देख सकते हैं, इसलिए आप देखे होंगे कि रेलवे के जितने सिग्नल वगैरह है इन सभी जगहों पर लाल रंग का इस्तेमाल होता है। और सबसे कम किरण धैर्य जिसका है वो है बैंगनी कलर का। तो बैंगनी कलर आपको देखने में थोड़ी समस्या भी होती है और इंद्रधनुष भी लगभग इसी चीज़ से बनता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इंद्रधनुष में भी 7 रंग दिखाई देते हैं। वो कुछ और नहीं, पानी की बूंदों में से सूर्य प्रकाश का परावर्तन होता है और हमें ऐसा लगता है कि आसमान में 7 रंग छा गए हैं। बरसात के टाइम पे आप आसानी से इंद्रधनुष को देख सकते हैं। तो इंद्रधनुष का जो ये प्रक्रिया है वो लगभग उसी प्रयोग को ये प्रिज्म के द्वारा भी दिखाया जाता है। इसके रंगों को याद करने के लिए जो एक शॉर्ट फॉर्म है उसका नाम है बैजानी हैप्पी नाला। बैजानी हैप्पी नाला रंगों के पहले पहले नाम को यूज़ करके बनाया गया है। बैंगनी, जामुनी, पीला, नीला, हरा, नारंगी, ये सारी चीज़ें उसी के हिसाब से आप लिख के इसको याद कर लीजिएगा। और इन सभी वर्ड को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बी व्योर। यहाँ पर क्रम से याद किया गया इंग्लिश नाम को लेकर के, मैंने आपको हिंदी में बता दिया गया है। और इस प्रोसेस को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें खाली किरण धैर्य बताना है, सबसे अधिक किसका, सबसे कम किसका। जैसा कि आप चित्र में देख ही सकते हैं, एक तरफ से सफ़ेद रोशनी मारी है और दूसरी तरफ से अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहे हैं। इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक हमारा है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी टिंडल प्रभाव क्या है वो देखते हैं। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसमें जैसे कि पानी की बूंद, धूल के कण, ये सभी चीज़ें क्या होती है वायुमंडल में होती है। जब सूर्य प्रकाश इन पर पड़ता है तो ये प्रकाश पुंज को फैला देती है, जिसके कारण संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकाश बहुत तेज़ी से फैल जाता है। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसके अलावा इस चैप्टर में कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। हमने लगभग सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपका काम हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।